आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत दुनिया की सबसे बड़ी खबर से, तारीख के एक नए प्रोग्राम से, नए पहलू से। हम तालिबान की बात करेंगे, काबुल की बात कर रहे हैं, उस काबुल की जहां कल तक कुछ खून खराबे के आसार दिखाई दे रहे थे, उसी काबुल में आज सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। आज काबुल के बाजार भी खुले हुए थे और किसी हद तक रौनक भी लौट आई थी, और वो खून खराबा, वो सूरत-ए-हाल जो पहले बताई जाती थी, वो अब आज वहां पे नहीं देखी जा रही थी। बाजारों में किसी हद तक रौनक भी थी और तालिबान के एक शिफ्टेड स्टैंड भी देखने को मिला। कल तालिबान के तर्जमान सुहेल शाहीन ने भी जब मीडिया से बात की, तो सुहेल शाहीन ने सूरत हाल को यकसर ये जताते हुए बताने की कोशिश की कि तालिबान 1 और आज का तालिबान 2 बहुत फ़र्क है। जो कुछ उनके अल्फाज से लग रहा था, उन्होंने बताया ऐसा तो नहीं, लेकिन अंदाज़ा था। और ये तस्वीर वो पुरानी तस्वीरें जो बागम दौर की तस्वीर थी, और इन तस्वीर में बताया जा रहा था कि वहाँ का जो एक बड़ा तबका है जिसको वहाँ की भाषा में इख्वानी कहा जाता है, वो लगभग वहाँ से मुल्क से बाहर निकलना चाहता है। साफ जाहिर है तालिबान के खिलाफ रहे तो हो सकता है तालिबान उनसे बदला न ले, इस हवाले से वो मुल्क से बाहर भी निकल रहे थे। लेकिन सुहेल शाहीन ने कल शाम गए जो मीडिया कॉन्फ्रेंस की मीडिया ब्रीफिंग दी, उसमें उन्होंने हिंदुस्तान के लिए भी एक अच्छी बात भी बताई। सुहेल शाहीन को जब सुना हमने तो यूँ लग रहा था कि हिंदुस्तान के हवाले से वो क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे, इस पर सबकी नज़र थी। तो जवाब उनका था कि अपने प्रोजेक्ट्स जो भी है यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट्स अफगान अवाम के लिए इससे मुकम्मल किया जा सकता है, मुकम्मल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स जो है, चाहे वो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हों, वहाँ अस्पतालों के प्रोजेक्ट्स हों और बाकी प्रोजेक्ट्स हों, क्योंकि हिंदुस्तान की एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में है, तो उनको मुकम्मल करने की तालिबान ने इजाज़त दी। तो यूँ लग रहा था तालिबान कुछ बदला हुआ, और इस बदले तालिबान में पड़ोसी के साथ ताल्लुकात, और जिस तरह से कुछ ममालिक कह रहे थे कि ये टेररिज्म के लिए ज़मीन का इस्तेमाल हो, उसका भी सुहेल शाहीन ने बताया कि ये अफगानिस्तान, तालिबान किसी को भी अफगानिस्तान की ज़मीन जो है वो दहशतगर्दी के इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। ज़रा सुहेल शाहीन को कल जो हमने सुना, आपको भी सुनाते हैं। सुहेल शाहीन इस खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बता रहे थे? किसी मुल्क को, किसी ग्रुप को, किसी फर्द को हम इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसके खिलाफ इस्तेमाल करे। ये एक बात, ये क्लियर है। दूसरा ये कि अगर वो चाहे कि उधर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, उधर बहुत रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं हो चुके हैं, इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट करें क्योंकि वो आवाम के लिए है। लेकिन अगर दूसरे के अफगानिस्तान के सरजमीन को अपने मकासद के लिए, अपने मिलिट्री मकासद के लिए, अपनी राइवलरीज के लिए इस्तेमाल करे, वो तो हमारी पॉलिसी किसकी भी इजाजत नहीं। सुहेल शाहीन को आपने सुना। साफ जाहिर है हिंदुस्तान अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर सकता है। एक पॉजिटिव खबर है हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस में, और इसमें अभी बहुत कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान अफगानिस्तान को और ख़ासतौर पे तालिबान को दहशतगर्द बताता है। तो क्या हिंदुस्तान वहाँ तालिबान से बातचीत करेगा, ये हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो देखेंगी, और उसके बाद अपना लाहे अमल तैयार करेंगी। क्या यू टर्न लिया जाएगा हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी में, क्योंकि ज़रूरत अफगान को भी है, तालिबान को भी ज़रूरत है, वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत है। तो इस तरह के उन्हें जो पॉजिटिव फेज़ 2 जो तालिबान का है, उसमें उन्हें बहुत कुछ बदलना होगा, और हिंदुस्तान के साथ रिलेशन की बात भी उन्हें अच्छी ही करनी पड़ेगी। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, कश्मीर का रुख वापस करते हैं, और कश्मीर के कुलगाम के कई के इलाके से अभी शाम गए एक छापे के दौरान एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, और बताया जाता है कि उससे हथियार और गोला बारूद भी, कुछ हथियार, माफ कीजिएगा, उससे कुछ हथियार जब्त किए हैं। ये फौज की तरफ से कार्रवाई, और इस जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसके हवाले से हमें जराया से मालूम है उसका नाम आसिफ शफी है, और हमारे नुमाइंदे वहां से तनवीर अहमद और उसके साथ साथ कुछ मुकामी जराया ने भी हमें बताया कि आसिफ शफी बीजेपी के कारकुन है, और उससे हथियार पकड़ने के हवाले से उसकी गिरफ्तारी, उसकी छापामारी के दौरान उससे हथियारों की जब्ती पर सवाल उठे हैं। ये आसिफ शफी आखिर कौन है, किस तरह का है, क्या था, उस पर पुलिस मामले की तहकीकात करी है। इस खबर की पूरी जो तफसीलात हैं उस पर हम नजर रखें, जैसे आती है हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको अब अगली तस्वीर दिखा रहे श्रीनगर
के राजबाग के इलाके की, जिसे हम उर्फ आम में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का दफ्तर कहते हैं। ये श्रीनगर के राजबाग के इलाके में है और राजबाग के इलाके में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाहर ये तस्वीर में आप महबूबा मुफ्ती और उनकी वालदा को देख रहे हैं। ये बाद दोपहर की ली गई तस्वीरें जब वो ईडी के दफ्तर से बाहर निकल रही थी और ईडी के दफ्तर में आज महबूबा मुफ्ती अपनी वालदा के हमरा गई हुई थी। उनकी आज पेशी थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राजबाग के दफ्तर में और पेशी साफ जाहिर है कई बार उनका नाम इससे पहले भी इस सारे मामलात में लाया गया था और बताया गया था कि टेरर फंडिंग और उस सारे मामलात के बीच में नाम ईडी ने उनका भी लिया था और इससे पहले भी उन्हें पेशी के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं गई थी। आज खुद महबूबा मुफ्ती उनके हमरा थी और जाते जाते महबूबा मुफ्ती से यहाँ मीडिया ने भी बात की, पूछा कि आज अंदर क्या पूछताछ हुई, किस मामले में पूछताछ हो रही थी और क्या है असल मुद्दा मकसद। महबूबा मुफ्ती को ज़रा सुनते हैं उन्होंने क्या बताया आज की छापामारी या आज की समन माफ़ कीजिएगा यहाँ बुलावे पे और क्या था उनका रद्द-ए-अमल। महबूबा मुफ्ती ने बाद दोपहर जो मीडिया से बात की। देखिए, दिस हैज बिकम अ राइट टू पैसेज, एक रिचुअल बन गया है कि जो आपने कल खुद देखा कि जब आप मीडिया के लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, काम कर रहे थे, किस तरह से आपकी पिटाई की गई। इसी तरह आजकल ये जो नया कश्मीर बनाया गया है, जो जो भी सही बात करता है, वो जो सच्ची बात करता है, उसको उसके लिए सजा दी जाती है। और जो एजेंसीज जैसे ईडी है, एनआईए है, जिनको बहुत ही सीरियस काम करने के लिए बनाया गया है, मगर बदकिस्मती से इन एजेंसीज को वेपनाइज किया गया है। These agencies are being used against politicians, activists, media personnel, students, चाहे वो सुधा भारद्वाज हो, चाहे दिशा रवि हो, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो। इस वक्त जो भी सच बोलता है, जो भी बीजेपी की डिवाइसिव पॉलिसी के खिलाफ बात करता है, जो भी जम्मू कश्मीर को लेकर जो इन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव बनाया है उसके खिलाफ बात करता है, तो उसको ये सजा भुगतनी पड़ती है। आप क्रोनोलॉजी तो समझते हैं ना, क्रोनोलॉजी जिसको बोलते हैं, कि मैंने जो डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने से इनकार किया, दूसरे दिन समन पहुंचा। मैंने 5 अगस्त को एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला, दूसरे दिन समन पहुंचा। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली मुल्क के इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था हमारे राइट्स को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको स्पिरिट ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उनको तालिबानाइज किया गया है। मैं मीडिया को भी तालिबानाइज किया गया है। मीडिया को मेजॉरिटी ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बीजेपी का नैरेटिव चलाता है, वो नहीं बताते हैं कि असली मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। चलिए, आपने महबूबा मुफ्ती को सुना, क्रोनोलॉजी का लफ्ज़ भी आपने सुना, तालिबानाइजेशन का लफ्ज़ भी महबूबा मुफ्ती ने इस्तेमाल किया। क्रोनोलॉजी 5 अगस्त 2019 को वज़ीर दाखिला ने जब जम्मू कश्मीर के हवाले से खसूसी बिल आई थी तब इस्तेमाल किया था। माफ़ कीजिएगा, सीए की जब बिल आई थी उससे पहले उस हवाले से ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया था। और आपको ये भी बताते चलें, क्रोनोलॉजी सीए के साथ जोड़ा है और तालिबानाइजेशन की बात महबूबा मुफ्ती ने की और महबूबा मुफ्ती के बताया कि मैं आवाज़ उठाती हूँ तो दबाने की कोशिश की जा रही है। इदारों का इस्तेमाल उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल राइवलरी के तौर पे किया जा रहा है और ये भी बताया कि मैंने हदबंदी कमीशन में नहीं गई तो समन आया, मैं 5 अगस्त को मैंने जुलूस निकाला तो समन आया, बहुत कुछ उन्होंने बताया। महबूबा मुफ्ती का श्रीनगर में ईडी के दफ्तर पर के बाहर बयान, महबूबा मुफ्ती की वालदा को ईडी में आज समन थी, उस सवाल से पेश हुई थी। लेकिन इससे पहले हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि कैमू के इलाके में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। क्या ये मिलिटेंट है या कोई और है? हमारे साथी कुलगाम से तनवीर अहमद इस वक्त लाइव नशरियात में जुड़ रहे। बहुत शुक्रिया तनवीर, आ चुके तनवीर, क्या ये आसिफ रशीद है? इस हवाले से खबर कितनी सदाकत है, आपको जरा क्या कहते हैं, कहाँ पे गिरफ्तारी हुई है? सर, आपको बता दूं कि यहाँ जो कैमू इलाका है कुलगाम में पड़ता है और बाद दोपहर बादी सिक्योरिटी फोर्सेज को इतला मिली कि कोई अफराद मुस्तफा अफराद हैं जिसके पास शायद कोई असला है। उसके फौरन बाद जराये से हमें ये खबर आई है कि आसिफ शफी नामी कोई लड़का है, उसको गिरफ्तार किया गया, उसके तहवील से कोई असला भी बरामद किया गया। लेकिन अभी तक उसमें जो है पुलिस जराये से हमें अभी ये मालूम हुआ है कि जो लड़का है वो बीजेपी के साथ
वो वर्कर है बीजेपी के, और जिस तरह से बीजेपी के हमने बहुत बार हमने फोन भी किया, उनके जो हायर ऑफिस है वो अभी ये कहने से शायद कासिर हो रहे हैं कि वो उनका संबंध जो है बीजेपी संगठन से है। अलबत्ता आपको बता दूं कि पुलिस जो सोर्सेज है हमारे, तो इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो रही है कि ये जो अफराद हैं ये वाकई जो है इसके पास असला, लेकिन असला पकड़ा गया कि नहीं। इस तरह की अफवाहें जो हैं वो बैद दोपहरबाजी यहाँ जो है कुलगाम में घूम रही। लेकिन आपको बता दूं कि ये वो इलाका है, ये हसास इलाका माना जाता है। ये हकीकत तनवीर ये गिरफ्तारी हकीकत है या अफवाह है? क्योंकि हमें भी जराये ने बताया कि बीजेपी के कारकुन को पकड़ा गया है। जी जी जी, जिस तरह से आप भी खुद बता रहे हैं कि अफवाहों का बाजार जो है वो ऑलवेज गर्म रहता है। अभी तक हमारे पास जो जराये से ये खबर है कि एक लड़का जो है वो पकड़ा गया, लेकिन इसकी अभी तक पुलिस की तस्दीक नहीं हो पा रही है। हम भी पुलिस के जो अलग अधिकारी है उनसे संपर्क में है, लेकिन फिलहाल शायद जिस तरह से अफवाहें आ रही हैं कि एक लड़का जो है वो बीजेपी पार्टी का लड़का है और उसके बाज़ाब्ता तौर पर एक असला जो है, एक पिस्तौल जो है उसके काबिल से बरामद किया गया। लेकिन ये अभी कहना कबल वक्त होगा कि वो लड़का जो है बीजेपी जो तंजीम है उसके साथ वाबस्तगी है या नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि अफवाहों का बाजार वो गर्म है। और आपको बता दूं कि सुबह मॉर्निंग से यहाँ पे वीआईपी की मूवमेंट चल रही थी सारिया में, और ये खर्चा किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसे अफराद जो हैं, अगर वो बाकी बीजेपी का कार्यकर्ता है लेकिन बीजेपी के जो एक्सियम है शुक्रिया तनवीर, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद। और हमें जराया से मुसद्दका जराया से खबर मिली है कि एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। कुछ हल्कों ने बताया कि वो बीजेपी का कारकुन है, और हमें जराया से मालूम हुआ कि उससे कुछ हथियार भी छापे के दौरान बरामद किया गया है। वाकई में किसका है, वो किस तंजीम से है, या बीजेपी से है, क्या मिलिटेंट है या कोई और है, इस बारे में हमें पूरी तफसीलात नहीं मिली हैं। अफवाहें चल रही हैं, और कश्मीर की अफवाहों में कहा जाता है कि 99% अफवाहें यहाँ की सदाकत पर मबनी होती हैं, 1% ऊपर नीचे कभी कभी हो जाती है, क्योंकि कभी भी कश्मीर की अफवाहें गलत साबित नहीं हुई। और यहाँ पर भी कुलगाम के बाज़ार में अफवाहें हैं कि एक बीजेपी के कारकुन को हथियारों समेत गिरफ्तार किया गया है। ये एक पहलू, लेकिन और गिरफ्तारियां हुई है, और डीजीपी कश्मीर ने गिरफ्तारियों की तफसीलात भी आज फराहम की। लेकिन इससे पहले आपको बताते चले, कल श्रीनगर में जहांगीर चौक के नज़दीक अज़ादारों के जुलूस के दौरान कुछ मामला देखने को मिला। सहाफ़ियों को भी बताया जाता है कि दो हाथ खाने पड़े, और ये मामला काफ़ी हुआ गर्म भी। महबूबा मुफ्ती से लेके फारूक अब्दुल्ला ने ट्वीट किए, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किए। उमर अब्दुल्ला के बैक टू बैक 2 ट्वीट आए, और महबूबा मुफ्ती ने तालिबानाइजेशन का जिक्र भी अपने उन ट्वीटों में किया। और कल के इस वाक़े के बाद फ़ौरन रात देर गई जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्वीट भी आया, और उसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने बाज़ाब्ता तौर पे कल जो वाक़ा पेश आया है उसका सख्त नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई करने के अहकाम दिए हैं, और एसएसपी श्रीनगर को अहकाम दिए गए हैं कि वो इस मामले में जो भी मुलविस है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और आज बाज़ाब्ता कार्रवाई हुई, और बहुत से एसएचओज़ की तब्दीली हुई। तकर्री ना कहें तो यूँ कहें तन डीपीएल में अटैचमेंट भी हुई, और कल आज जो अटैचमेंट्स हुई उनमें मुश्ताक अहमद और आफ्ताब अहमद 2 एसएचओज़ ऐसे हैं जो माइस्मा से लेके डीपीएल अटैच किए गए, जबकि आफ्ताब को भी डीपीएल अटैच किया गया। यह सरकार का एक पहलू जो कल से लेके आज तक गर्म था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से लेकर श्रीनगर की प्रेस काउंसिल ने भी प्रेस जो बरादरी है उन्होंने भी इसका सख्त नोटिस कर लिया था, और रियासती पुलिस सरबराह ने कल शाम ही इस पर अपना रद्दअमल जारी किया था। लेकिन एक और गिरफ्तारियों की हम बात करें तो गिरफ्तारियों की खबर आज आई है, और ये गिरफ्तारियों की खबर डीजीपी जम्मू कश्मीर ने दी है। ये तस्वीर ये डीजीपी जम्मू कश्मीर ने गिरफ्तारियां किन की है उस तफसीर उस खबर पे बाद में पहले सुनते हैं डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह क्या बता रहे हैं, किन की गिरफ्तारी हुई है, नाम क्या बताया उन्होंने, कहाँ के हैं और किस मामले में गिरफ्तारी हुई है। ये डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह खुद बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जहां पर दहशतगर्द मारे गए उनके परिवार के लोगों ने भी अप्रोच किया, मगर ये चीज देखने को मिली कि काफी जगह पे पैसे को तरजीह दी गई, जहां से पैसा आया उसको सीट मिल गई और दूसरे लोग कुछ बिना सीट के भी रह गए। ये केस बड़े अच्छे से अभी तक तफ्तीश हुआ है, और इस केस की तफ्तीश आगे भी रवा है। इस केस में अभी तक जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें एक मोहम्मद अकबर भट्ट अलियास जफर भट्ट
जो साल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। फातिमा शाह जो श्रीनगर की रहने वाली हैं, बेमिना की, वो भी इसमें गिरफ्तार हो चुकी हैं। इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला शाह हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। चौथे नंबर पे सब्जार अहमद शेख हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। सब्जार अहमद शेख। इसमें एक बात और नोट करने लायक है कि जो मोहम्मद अब्दुल्ला शाह है, इसका भाई 90s में पाकिस्तान गया था और अभी वो हुर्रियत का फैसिलिटेटर है वहां। ये जो लेन देन का सिलसिला, सीटों को आगे मैनेज करना, उसमें उसका नुमाया रोल है। इसी तरीके से भाई, इसी तरीके से जो सब्जार का भाई है मंजूर अहमद शाह, ये भी पार गया था और ये भी हुर्रियत के साथ तालमेल रखना और वहां की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां दाखिले दिलवाए जाते हैं और ISI की वो लोग जो उन दाखिलों को आगे फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इन दोनों के ताल्लुकात वहां हैं और ये दोनों लोग अभी पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा और भी कुछ अक्यूज लोग हैं। DGP दिलबाग सिंह मीडिया से बात कर रहे थे। मामला थोड़ा सा और भी संगीन हो रहा है और इस मामले में तफसीलात फराम करते हुए DGP ने बताया कि वो नौजवान जिनके वालिदैन कश्मीर की सारी सूरत के दौरान मारे गए थे, वो बच्चे जो पाकिस्तान में फिर उनके लिए एक स्पेशल कोटा भी था, उस मामले पे सवाल खड़ा किए हैं DGP ने। और ये गिरफ्तारियां जो 4 लोगों की, उसी मामले में बताया जाता है कि DGP ने बताया कि टेरर या बाकी मॉड्यूल के साथ उन्हें जोड़ के देखा, टेरर फंडिंग और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के साथ उन्हें जोड़ के देखा। लेकिन इसमें एक और खुलासा भी शायद हो सकता है, उस पर भी पुलिस काम करी है और ये उन्होंने बताया कि CIK का काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर की एक बड़ी कामयाबी भी है, क्योंकि धोखाधड़ी का भी है और हक मारने का इल्ज़ाम भी यहाँ बताया जाता है कि जो बच्चे जिनका हक था उनको वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इसके तार और भी खुल सकते हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, दूसरे मामलात में कश्मीर के तारों का क्या कहना। एक और तार है, पिछले कई दिनों से या यूँ कई महीनों से हमारे यहाँ अमवात का सिलसिला देखने को मिला। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले, हमारे बुजुर्ग बाबा बशीर मियाँ बशीर लारवी रहमतुल्लाह अलैह का जो इंतकाल हुआ, आज उनका चौथा था और आज चौथे के मौके पर रियासत के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी उनके घर गए थे, फातिहा खानी में हिस्सा लिया और यहाँ मियाँ बशीर के अहल खाना के साथ ताज़ियत भी की। आपको बताते चलें, बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात बाबा नगरी का और ख़ास तौर पर मियाँ अल्ताफ़ साहब के साथ इज़हारी यकजहती करते हुए उनके घर तक पहुँच रहे हैं और आज बड़ी तादाद में समाजी और सियासी शख्सियात उनके घरों पर पहुँचे थे। बताते चले, रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यहाँ पहुँचे हुए थे, इससे पहले पहुँचे हुए थे और उसके साथ साथ यहाँ की सियासी जमातें, चाहे वो जिस भी जमात से हों, वो यहाँ पे पहुँच रही हैं। और आज यहाँ उमर अब्दुल्ला माफ़ कीजिए, अपने दूसरे पार्टी कारकुनों के साथ मियाँ अल्ताफ़ के साथ ताज़ियत करने के लिए पहुँचे हुए थे। वहीं जम्मू से सुरिंदर चौधरी भी अपने यहाँ पे ताज़ियत करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। मियाँ बशीर मरहूम और आज उनका चौथा दिन। एक अजीम शख्सियत, ख़ास तौर पे वादी कश्मीर से लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान की अजीम शख्सियात में उनका शुमार किया जाता है। लेकिन अब आपको नाज़रीन चलाते दूसरे पहलू पर चलते हैं और जिस तरह हमने बताया कि अमवात का सिलसिला और अमवात के बीच में हम पिछले 1-1.5 महीने से देख रहे हैं, खुदकशी के कई वाक़ात देखने को मिल रहे हैं। और आज हमारे पास खबरें हैं, 4 अटैम्प्ट हुए हैं खुदकशी की, जिनमें से 1 की मौत वाक़ा हुई है और ये 4 अटैम्प्ट नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर चारों जगहों से ही। कुछ का बताया जाता है कि उनके लवाकिन इल्ज़ाम लगा रहे हैं मर्डर है, कुछ बता रहे हैं खुदकशी है और इन वाक़ात में जहरीली अशिया खाने से मौत होने का वाक़ा है और इसके साथ साथ दरियाए जहले में कूदकर खुदकशी करने की कोशिश है। और सुबह सुबह हमें बारामूला शीरी के इलाके से खबर आई कि यहाँ एक 25 साल नर्सिंग तालिब इल्म की मौत वाक़ा हुई है और इस मौत के हवाले से बताया गया कि उन्होंने कोई जहरीली अशिया खा ली है जिसकी वजह से उनका दम घुटने लगा। उसे फ़ौरन अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते वो उनकी मौत वाक़ा हुई थी। और यहाँ ये भी बताया गया, कुछ लोगों ने बताया ये खुदकशी है, ताहम कुछ ये भी इस मामले में कई तरह की बातें भी कर रहे थे, बता रहे थे। ये थोड़ा सा संगीन मामला हो रहा है। आखिरकार हमारे नौजवान खुदकशी को क्यों अपना रहे हैं?
हमारे पास खबर है कि एक 15 साल की बच्ची ने भी सुसाइड करने की कोशिश की है। हमारे पास दूसरी खबर है कि 20 साल नौजवान की भी मौत वाक़ा हुई है। तो इन्हीं खबरों के पस मंज़र में ये क्या वजह है, वहाँ के लोग पहले क्या कहते हैं, सवाल से ज़रा उनके सुनते हैं। मगर चीज टोपी पान समझ दिल क्या श्री बारामूला में नौजवान लड़की की मौत का वाक़ा, लेकिन हमें शाहपुर के शाहिद की मंजूर की खबर भी आ रही है। और शाहिद मंजूर शोपियां का नौजवान था, 20 साल नौजवान बताया जाता है कि दौरान शब ये लापता हुआ। आज सुबह उसकी मैयत मिली। ये किन हालात में किस समय इसकी मौत वाक़ा हुई है, इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बताया जाता है लवाकिन का इल्ज़ाम है कि उसे कत्ल किया गया है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं ये खुदकशी का वाक़ा है। ये खुदकशी के क्या वाक़ा थे, इनमें इतना इजाफा क्यों हो रहा है, ये सवाल है अलमिया इस माशरे के लिए सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अब हम दूसरे पहलू पर चलते हैं, ज़रा सरहदी ज़िला कुपवाड़ा की वादी लोलाब के दर्दपुरा गाँव की आज की पंचायत की कहानी भी आपको बताते चले। तस्वीर में हम देखेंगे पंचायत लगी है, ये दर्दपुरा गांव है। कुपवाड़ा से वादी लोलाब का दर्दपुरा जो कुपवाड़ा से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। और यह पंचायत इसलिए लगी है कि यहाँ डीसी आया हुआ है, और इलाके में डीसी आना इलाके के लोगों के लिए इससे बड़ी और क्या खबर हो सकती है, क्योंकि इस इलाके में डीसी पहुँचना या डीसी से कोई बात करे ये तो कमाल होता है यहाँ के लोगों के लिए। और डीसी के यहाँ पहुँचने से लोगों में खुशी है, देखने भी लोग नहीं मिले हैं और इलाके के मसाइल भी उन तक सुनने के लिए। ये बताया यहाँ पे गया कि पहली बार इस इलाके में कोई डीसी आया है, और डीसी के आने से यहाँ के लोगों में खुशी, और इसी खुशी के बीच में सब लोग जमा हुए, डीसी तक अपनी दादो फरियाद सुनाई, अपने मामलात सुनाए। और डीसी ने भी यकीन दिलाया कि ये पंचायत जो लगी है, ये अवामी दरबार जो लगा है, जो मसाइल उठाए गए हैं उनको यकीन उन्होंने ये दिलाया कि हल किया जाएगा। सियासतदानों ने ना भी किया हो, लेकिन आज इंतजामिया ये मामलात हल करी है। और कुपवाड़ा के जिला तरक्याती कमिश्नर ने यकीन दिलाते हुए बताया कि मामलात वादी लोलाब के सभी इलाकों के हल किए जाएंगे। जहाँ तक यहाँ की तकालीफ और यहाँ पर की परेशानियों का ताल्लुक है, वो हमने आते भी इन्होंने सभी इंटरनल रास्ते मुझे दिखाए, रोड दिखाए, इन्होंने एक प्ले ग्राउंड दिखाया जो हायर सेकेंडरी के पास है, जिसकी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। रास्तों की हालत जो है वो अबतर है, उनको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा पानी का जो मसला है, जल जीवन मिशन में इनके ऑलरेडी 382 लाख का यहाँ पे दर्दपुरा के लिए, पूरे दर्दपुरा के लिए स्कीम ऑलरेडी अप्रूव्ड है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी आ चुकी है। गवर्नमेंट की पहले ही एक स्कीम है कि हर पंचायत में एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए, वहाँ पे फर्स्ट फेज़ में एक ग्राउंड बनाया जाएगा। हमारी गवर्नमेंट का भी यही पैगाम और मैसेज है कि चूँकि इस वक्त PRI लेवल पे 3 टायर्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं, और हर प्लान जो है पंचायत की वैसे कुपवाड़ा दूर दराज के इलाके, उस इलाके में जहां आज तक सरकारें नहीं पहुंचती थी, पहुंचे हुए थे। और साफ जाहिर है इलाके के लोगों में डीसी का पहुंचना उससे बड़ी खुशी की खबर, या इलाके उस इलाके के लिए और क्या बात हो सकती है। वादी लोलाब अपने नज़ारों के लिए खूबसूरत, लेकिन आपको बताते चले दरियाई जो वुलर झील वुलर का किनारा भी खूबसूरत है। और सुंबल सोनावारी के इलाके में आज नशा मुखालिफ मुहिम के तहत एक प्रोग्राम भी किया गया था, और ये प्रोग्राम एक्साइज रेंज शुमाली कश्मीर ने किया था। और इस नशा मुखालिफ प्रोग्राम के दौरान नौजवानों पे जोर दिया गया कि हम नशे के ख़िलाफ़ इकट्ठा हूँ, हम खड़े हूँ, हम इसके ख़िलाफ़ काम करें। बताते चलें इस इलाके को बंग की काश के लिए कुछ माना भी और जाना भी जाता है। और आज यहाँ पे इस नशे मुखालिफ प्रोग्राम के दौरान लोगों पर जोर दिया गया कि बंद की काश को इलाके में ख़त्म किया जाए। उस पर लिए सब ने यकीन दिलाया कि इक़दाम उठाए जाएंगे। बताते चले ये एक्साइज महकमे की तरफ से आज यहाँ पे ये प्रोग्राम किया गया था, जिसमें नौजवानों को नशे मुखालिफ मामलात से बाखबर भी किया गया। तो ये था हमारा आज का JK स्पेशल। अभी बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब कायनात की रही मर्ज़ी फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।